बच्चों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम, सत श्री अकाल। ठीक, चलो फिर हम लोग पढ़ते हैं पुराने चैप्टर की ओर। कल हम लोगों ने एक नया चैप्टर पढ़ा था हीट ट्रीटमेंट के बारे में, ऊष्मा उपचार क्या होता है। तो हीट ट्रीटमेंट के बारे में एक छोटा सा परिचय फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हीट ट्रीटमेंट या ऊष्मा उपचार क्या होता है। तो हीट ट्रीटमेंट एक ऐसी विधि या प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी धातु या एलॉय को गर्म व ठंडा करके उसकी आंतरिक बनावट या संरचना तथा स्ट्रक्चर को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। ठीक, क्या है? हीट ट्रीटमेंट एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा किसी धातु या एलॉय को गर्म व ठंडा करके उसकी आंतरिक बनावट, संरचना तथा यांत्रिक गुणों को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। धातु के गुण धातु की संरचना या स्ट्रक्चर पर ही डिपेंड करते हैं। ऐसी विधि या प्रोसेस को ऊष्मा उपचार या हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। तो ये हीट ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा था। फिर उससे क्या क्या लाभ हैं, है ना। हीट ट्रीटमेंट या कोई प्रोसेस करते हैं उससे हमें क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में जानकारी होती है। तो क्या क्या लाभ थे हमने पढ़ा था कि कोई हार्ड धातु है तो उसको हम मुलायम बना सकते हैं हीट ट्रीटमेंट के द्वारा। मुलायम कोई धातु है, अगर हमें उसे हार्ड बनाना है तो हार्ड बना सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं, धातु को हम मशीनी योग्य बना सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे बेनिफिट्स जो थे वो हमने पढ़े थे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ाया था स्ट्रक्चर के बारे में कि जो बनावट, संरचना, स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल्स वो क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। मॉलिक्यूल्स कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। फेराइट, सीमेंटाइट, पियरलाइट, ये सारी चीजें जो हम लोगों ने हैं ये भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा फिर हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट के बारे में पढ़ा था कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है ना, और कितने प्रकार के होते हैं, लोअर क्रिटिकल पॉइंट, अपर क्रिटिकल पॉइंट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। फिर हम लोगों ने एक पढ़ा था क्रिटिकल रेंज क्या होती है। क्रिटिकल रेंज के बारे में पढ़ा था, क्या था, लोअर क्रिटिकल पॉइंट जो तापमान है वहाँ से अपर क्रिटिकल पॉइंट तक तापमान, तो उसके बीच के मध्य की जो दूरी होती है, मध्य का जो तापमान होता है, अर्थात लोअर क्रिटिकल पॉइंट और अपर क्रिटिकल पॉइंट के मध्य का जो तापमान होता है वो क्रिटिकल रेंज कहलाती है। तो क्रिटिकल रेंज के बारे में पढ़ा था। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रीटमेंट में कौन कौन सी विधियां होती है ना, मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट की कल हमने ये भी बताया था, हीट ट्रीटमेंट की कई विधियां होती हैं। तो उसमें से आज हम सबसे पहले नंबर 1 पढ़ेंगे कठोरीकरण। कठोरीकरण या हार्डनिंग कैसे की जाती है, इसका प्रोसेस क्या है, इसके बारे में जानकारी ले। तो कठोरीकरण या हार्डनिंग होता क्या है, देखिए किसी भी मुलायम स्टील को घिसने से बचाने के लिए या किसी टूल आदि को काटने योग्य बनाने। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है आयरन कट आयरन, लोहा लोहे को काटता है। तो दोनों लोहे अगर समान होंगे तो कौन किसको काटेगा, है ना। तो दोनों आपस में कोई न किसी को काटेंगे और दोनों बराबर कट जाएंगे। तो अगर हमें कोई चीज काटनी है तो क्या करना पड़ेगा, एक जो धातु है उसको हमें हार्ड करनी पड़ेगी, है ना, तभी वो हार्ड वाली धातु जो मुलायम वाली धातु है उसको काट सकती है। तो कठोरीकरण या हार्डनिंग क्या होता है, किसी भी मुलायम स्टील को घिसने से बचाने के लिए अथवा किसी टूल आदि को किसी धातु को काटने योग्य बनाने के लिए उसे किसी विशेष तापक्रम पर गर्म करके ठंडा करने की प्रक्रिया को हार्डनिंग या कठोरीकरण कहते हैं। इससे क्या होता है, जिससे स्टील बहुत हार्ड व तनुक बन जाती है। इस विधि में कार्बन स्टील को क्रिटिकल तापमान से कुछ अधिक, है ना, क्रिटिकल तापमान से कुछ अधिक माने 750 डिग्री सेंटीग्रेड से 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, गर्म करके कुछ समय तक
इसी टेम्परेचर पर रखने के पश्चात उसे हवा, पानी, तेल या किसी अन्य तरल पदार्थ द्वारा ठंडा कर लिया जाता है। तो ये क्या हो जाता है, स्टील बहुत हार्ड व तनुक, तनुक माने तन जाती है ना, तनुक हो जाती है। हार्ड किए हुए पार्ट्स जो हैं मुख्यतः दूसरी धातुओं को काटने के लिए कार्य में लाए जाते हैं। और ये धातु जो है, जो धातु हार्ड कर दी गई तो वो घिसती नहीं है, और इस स्टील की हार्डनेस उसके कार्बन की मात्रा व ठंडा करने की गति पर डिपेंड करती है। ठीक है ना। कीटकल तापमान से कुछ अधिक 750 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात देखो हमारा क्या था, कीटकल पॉइंट हमने बताए थे, दो बताए थे, एक लोअर कीटकल पॉइंट, एक अपर कीटकल पॉइंट। लोअर कीटकल पॉइंट हमारा कहाँ आता था, 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जबकि अपर कितने में आता था, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लोअर से थोड़ा ऊपर और अपर से थोड़ा ऊपर, 723 की जगह 750 डिग्री सेंटीग्रेड और 800 से 850 डिग्री तक पहुंच जाते हैं, है ना, उतने डिग्री। फिर से एक बार देख लेते हैं कि ऊष्मा उपचार की निम्नलिखित विधियां होती हैं। कौन कौन सी? पहला, कठोरीकरण या हार्डनिंग। हार्डनिंग कैसे की जाती है, उसकी क्या डिफिनेशन है? तो हार्डनिंग क्या होती है, किसी भी मुलायम स्टील को घिसने से बचाने के लिए अथवा किसी टूल आदि को किसी दूसरी धातु को काटने योग्य बनाने के लिए उसे विशेष तापक्रम पर गर्म करके ठंडा करने की प्रक्रिया को हार्डनिंग या कठोरीकरण कहते हैं। जिससे क्या हो जाता है, स्टील बहुत हार्ड व तनुक बन जाती है। इस विधि में कार्बन स्टील को कीटकल तापमान से कुछ अधिक अर्थात 750 डिग्री सेंटीग्रेड से 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के पश्चात उसे हवा, पानी, तेल या किसी अन्य तरल पदार्थ द्वारा ठंडा कर लिया जाता है। इससे क्या हो जाती है, ठंडा करने के बाद स्टील जो है बहुत हार्ड व तनुक हो जाती है, या हम कह सकते हैं भंगुर या बिटरनेस हो जाती है। तो हार्ड किए गए पार्ट को दूसरी धातुओं को काटने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इससे क्या होते हैं, वो धातु घिसती नहीं है। स्टील की हार्डनेस किस पर डिपेंड करती है, उसके कार्बन की मात्रा व ठंडा करने की विधि पर ये हार्डनेस डिपेंड करती है। तो ये हो गया आपका कठोरीकरण या हार्डनेस के बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे जो हमने अभी पढ़ा हार्डनिंग के बाद। अब हम लोग पढ़ते हैं टेम्परिंग क्या। तो सबसे पहले टेम्परिंग किसे कहते हैं। हार्डनिंग से स्टील क्या हो जाती है, कठोर व भंगुर हो जाती है। इसको दूर करने के लिए स्टील के मार्टनसाइट स्ट्रक्चर को टूरासाइट स्ट्रक्चर में बदलने की विधि को टेम्परिंग कहते हैं। क्लियर हो गया। इससे क्या हो जाता है, इससे स्टील में चोट, झटके व कंपन बर्दाश्त करने की शक्ति आ जाती है, अर्थात अत्यधिक कठोरता व भंगुरता को कम करके जाप को टफ डक्टाइल बना देते हैं। इससे हार्ड करने में जो स्ट्रेसेस आ जाते हैं या विकार आ गए उनको भी कम किया जा सकता है, इसलिए टेम्परिंग की जाती है। अब टेम्परिंग कैसे की जाती है, इसका प्रोसेस क्या है। तो टेम्परिंग कैसे की जाती है, टेम्परिंग करने के लिए हार्ड की हुई स्टील को 220 डिग्री सेंटीग्रेड से 330 डिग्री सेंटीग्रेड तक और एलॉय स्टील तथा हाई स्पीड स्टील को 560 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। फिर गर्म करने के बाद उसको तेल, पानी, है ना, या कोई टेम्परिंग द्रव्य में डुबोकर ठंडा कर लिया जाता है। फिर ठंडा करने के बाद उसको एकदम से बाहर निकाल लिया जाता है, क्योंकि अभी क्या है, जो गर्म रहता है, स्टील जो हमने डाली है वो गर्म रहती है, तो डाल दिया, उसके बाद एकदम से इसको बाहर निकाल लिया। तो जब बाहर निकालते हैं तो अभी क्या है, वो जो स्टील है वो काफी गर्म होती है, तो तापमान के अनुसार क्या होता है, पीछे की जो गर्मी होती है वो आगे की ओर आ जाती है,
है ना। तो फिर क्या होता है, उसमें फिर आए हुए उसमें तरह तरह के कलर आ जाते हैं। ठीक, जब इच्छित कलर प्राप्त हो जाए तब उसको पुनः जल में या तेल में, है ना, या टेम्परिंग जग में डुबोकर पूरी तरीके से ठंडा कर लिया जाता है। ये टेम्परिंग का एक प्रोसेस होता है। फिर से एक बार देख लो, टेम्परिंग क्यों की जाती है, टेम्परिंग किसे कहते हैं पहले, फिर टेम्परिंग का प्रोसेस क्या है इसके बारे में समझ। तो टेम्परिंग क्या होती है, हार्डनिंग से जो स्टील कठोर व भंगुर हो जाती है, तो उस भंगुरता को दूर करने के लिए क्या होता है, स्टील के मार्टनसाइट स्ट्रक्चर को टूरासाइट स्ट्रक्चर में बदलने की विधि को टेम्परिंग कहते हैं। इससे क्या लाभ हो जाते हैं, इससे चोट लगने या झटके या कंपन आदि बर्दाश्त करने की उस लोहे में शक्ति आ जाती है, और क्या, अर्थात अत्यधिक कठोरता व भंगुरता को कम करके टफ डक्टाइल बना लिया जाता है, तथा हार्ड किए हुए जॉब पर जो स्ट्रेसेस आ जाते हैं, विकार आ जाते हैं, उनको भी कम किया जा सकता है। इसलिए टेम्परिंग की जाती है। अब टेम्परिंग कैसे की जाती है, इसका प्रोसेस क्या है। तो टेम्परिंग करने के लिए हार्ड की हुई स्टील को 220 डिग्री सेंटीग्रेड से 330 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जबकि एलॉय स्टील व हाई स्पीड स्टील को 560 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके फिर तेल, पानी या दूसरे टेम्परिंग द्रव्य पदार्थ में डुबोकर उसको ठंडा कर लिया जाता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, गर्म स्टील को के उतने ही भाग को ही जल या तेल आदि में डुबोना चाहिए जिसमें जितने भाग पर टेम्परिंग करनी हो। समझ गए, पूरा लोहा या पूरा स्टील डुबो नहीं देना चाहिए। जितने भाग पर हमें टेम्परिंग करनी है उतने ही भाग को जल, तेल या टेम्परिंग द्रव्य में डुबोना चाहिए, है ना। फिर डुबो कर क्या होना चाहिए, डुबोने के बाद क्या हो जाता है, उसको फिर एकदम से बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, उसमें अभी क्या होता है, वो स्टील बहुत गर्म होती है। गर्म होने के कारण उसमें जो आपका प्रोसेस है तापमान का, तो तापमान क्या होता है, तापमान के अनुसार पीछे की जो गर्मी होती है वो हार्ड की हुई स्टील की ओर बढ़ती है, तो उसमें कलर आने लगते हैं, तरह तरह के कलर आने लगते हैं। जब हमें इच्छित कलर प्राप्त हो जाए फिर इसको पुनः तेल, पानी या टेम्परिंग द्रव्य में डुबोकर पूरी तरीके से ठंडा कर लिया जाता है। ये हो गया टेम्परिंग का विधि। अब टेम्परिंग कितने प्रकार की होती है, अब हम लोग वो पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे टेम्परिंग की कितनी विधियां हैं, मेथड कौन से हैं। तो टेम्परिंग की 4 विधि हैं। उसमें से पहली विधि क्या है, पॉइंट टेम्परिंग। पॉइंट टेम्परिंग के द्वारा कैसे टेम्परिंग की जाती है, देखिए इस विधि में जिस भाग की टेम्परिंग करनी होती है उसे अपर क्रिटिकल तापमान तक गर्म कर लिया जाता है। फिर उसके बाद तेल, पानी, है ना, या कोई टेम्परिंग द्रव्य में उसको ठंडा कर लेते हैं। परंतु एक चीज ध्यान रखनी चाहिए इस प्रोसेस में कि जाप को उस समय तक पानी, तेल या कोई जो टेम्परिंग द्रव्य है उसमें तब तक डुबाए रखना चाहिए जब तक कि जो वो रॉड है उसका जो लाल सुर्ख रंग है वो समाप्त ना हो जाए, है ना, तब तक उसको उसमें डुबोए रखना चाहिए। फिर लाल रंग समाप्त होते ही जाप को पानी से बाहर निकाल लेना चाहिए। अब जाप पर देखोगे तो कुछ तरह तरह के रंग आने लगते हैं, कलर आने लगते हैं। जब कुछ रंग आने लगे तो क्या करते हैं, ऐच्छिक रंग जब प्राप्त हो जाए तो जाप को एकदम से पानी में फिर डालकर ठंडा कर लेना चाहिए, है ना। इस विधि से क्या होता है, हार्डनिंग। इस विधि में देखिए हार्डनिंग और टेम्परिंग दोनों साथ साथ चलती है। और इस विधि का दूसरा नाम क्या है, सिंगल हीट विधि भी इसको कहते हैं। क्लियर हो गया। पहला टेम्परिंग के 4 प्रकार से टेम्परिंग की 4 विधियां होती हैं। उसमें पहली विधि हमने पढ़ी
पॉइंट टेम्परिंग। पॉइंट टेम्परिंग के बारे में क्या पढ़ा? इस विधि में जिस भाग की हमें टेम्परिंग करनी होती है उस भाग को अपर क्रिटिकल तापमान तक उसको हम गर्म कर लेते हैं। गर्म करने के बाद हवा, पानी, तेल या किसी अन्य द्रव्य पदार्थ में डुबोकर उसको ठंडा कर लेना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान करने वाली है कि पानी में उसको जब तक रखना चाहिए जब तक उसका लाल रंग समाप्त ना हो जाए, फिर उससे पानी से उसको निकाल लेना चाहिए। अब देखेंगे जाब पर कई तरह के कलर आने लगते हैं। जब ऐच्छिक कलर प्राप्त हो जाए तो उसको पुनः उसमें पानी में या तरल पदार्थ में ठंडे में डुबो देना चाहिए। उसके बाद डुबोकर फिर उसको पूरी तरीके से ठंडा कर लेना चाहिए, तब बाहर निकाल लेना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें हार्डनिंग और टेम्परिंग दोनों साथ साथ चलती हैं और इस विधि का दूसरा नाम क्या है? सिंगल हीट विधि भी कहते हैं। ये टेम्परिंग की पहली विधि हो गई। अब दूसरी विधि के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, दूसरी विधि क्या है? पॉइंट टेम्परिंग के बाद दूसरी विधि होती है हार्ड प्लेट टेम्परिंग। हार्ड प्लेट टेम्परिंग के द्वारा कैसे टेम्परिंग होती है? इस विधि के द्वारा छोटे छोटे पुर्जे व टूल्स जो पहले से ऑलरेडी हार्ड हो उनकी टेम्परिंग की जाती है, ठीक है ना। इस विधि के द्वारा कैसे टेम्परिंग की जाती है? इस विधि में लोहे की एक लंबी व मोटी प्लेट को लाल सुरख गर्म कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर पार्ट्स के जिस भाग पर टेम्परिंग करनी होती है उसे क्या करते हैं? प्लेट से बाहर की ओर रखा जाता है और फिर बाकी प्लेट के भाग पर पीछे से गर्मी आगे की ओर बढ़ती है ना। पीछे से गर्मी आगे की ओर बढ़ती है तो उसमें टेम्परिंग होने लगती है। और जब ऐच्छिक रंग आ जाए, जो हमें अपनी इच्छा अनुसार कलर प्राप्त हो जाए, उसके बाद उसको डुबोकर ठंडा कर लिया जाता है। तो इस प्रकार ये दूसरी हो गई हार्ड प्लेट टेम्परिंग, है ना। अब इसके बाद तीसरी पढ़ेंगे। तीसरी कौन सी टेम्परिंग? अब पढ़ते हैं तीसरी विधि। टेम्परिंग की तीसरी विधि कौन सी होती है? तो तीसरी विधि होती है सैंड बार टेम्परिंग। अब सैंड बार टेम्परिंग क्या होती है? सैंड का मतलब रेत या बालू से है। तो इसके द्वारा कैसे टेम्परिंग की जाती है? तो इस विधि में हार्ड किए हुए जाब को गर्म रेत पर दबा देते हैं, ठीक है ना। दबा दिया, उसको दबाने के बाद क्या करते हैं? जाब का टेम्पर वाला जो भाग है उसको हम बाहर की ओर रखते हैं, ठीक है ना। जिसपे टेम्परिंग करनी होती है उसको रेत में नहीं दबाते हैं। जिस भाग को टेम्परिंग करनी होती है उसे सैंड से बाहर रखते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर जाब का जो रेत की गर्मी है वो क्या होती है? पीछे से रेत की ओर से बढ़ती है और जो टेम्परिंग वाले भाग पर है उस पर क्या होता है? तरह तरह के रंग आने चालू हो जाते हैं। तो जब ऐच्छिक रंग हमें प्राप्त हो जाता है तब उसको हम ठंडा कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं सैंड बार टेम्परिंग के द्वारा कैसे टेम्परिंग की जाती है। इस विधि में हार्ड किए हुए जाब को गर्म रेत पर इस प्रकार रखा जाता है कि जिस भाग पर हमें टेम्परिंग करनी होती है वो रेत से बाहर की ओर हो, है ना। फिर जिससे रेत की जो गर्मी है वो बाहर की ओर बढ़ती है। तो बाहर की ओर बढ़ेगी तो क्या होता है? उस पर टेम्परिंग होने लगती है, अर्थात उस पर तरह तरह के रंग आने लगते हैं। और जब हमें ऐच्छिक रंग प्राप्त हो जाए तो उसको निकालकर और ठंडा कर लिया जाता है। इस प्रकार सैंड बार टेम्परिंग भी होती है रेत या बालू के द्वारा। अब चौथा है लेड बार। लेड बार टेम्परिंग क्या होती है? तो इस विधि में क्या होता है? इस विधि में रांगा और सीसा, रांगा कितना? रांगा को मिला लेते हैं 7%, जबकि शीशे को 5% हम मिलाकर एक कढ़ाई में, है ना, गर्म कर लेते हैं। तो उसको गर्म करने के लिए खूब पिघला देते हैं, अर्थात गर्म कर देते हैं। फिर क्या करते हैं? पिघलाने के बाद में एक तार लेते हैं, एक लंबा तार ले लिया या सरिया ले लिया। फिर उसमें क्या है? जाब को हम बांध देते हैं।
छोटे जो जाब में हमको टेम्परिंग करनी होगी, तो उस जाब को उस सरिया या तार में बांध दिया और फिर उसके बाद उसको कढ़ाई में डुबो देते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी ध्यान रखने वाली बात है, जिस भाग पर हमें टेम्परिंग करनी है उस भाग को नहीं डुबोते, है ना। उसके विपरीत वाला जो भाग होता है उसको कढ़ाई में हम डुबो देते हैं। डुबोने के बाद क्या होता है कि हम देखते हैं पीछे से जो तापमान के अनुसार पीछे की जो गर्मी है अब वो आगे की ओर आने लगती है, अर्थात टेम्परिंग वाले पार्ट्स में टेम्परिंग होने लगती है। जब इच्छित रंग हमको प्राप्त हो जाते हैं तो उसको हम ठंडा कर लेते हैं। तो इस तरीके से लेड बाथ के द्वारा करते हैं। लेकिन एक इसमें कौन कौन से, जिसे लेड बाथ में कौन सी भाग की टेम्परिंग की जाती, किस चीज की जाती है, जैसे स्प्रिंग वगैरह। स्प्रिंग वगैरह में आपने देखा होगा टेम्परिंग के लिए ये लेड बाथ जो टेम्परिंग है यही अपनाई जाती है। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि उस भाग को उतना ही गर्म किया जाता है जितनी कैपेसिटी जो आपकी हो, जो आपकी थिकनेस कितनी है ना, उस हिसाब से उसको गर्म करो। अगर वो आवश्यकता से अधिक गर्म हो गया तो क्या हो जाएगा, वो जाब जो है आपके क्रैक या टूट जाएंगे। ठीक, कैसे, फिर से देखो लेड बाथ टेम्परिंग कैसे होती है। इस विधि में रांगे और शीशे को 7:5 में मिलाकर एक कढ़ाई में गर्म कर देते हैं, है ना, उसको पिघला देते हैं। पिघलाने के बाद क्या करते हैं, फिर जाब को एक तार या कोई रॉड हो गई, है ना, रॉड में बांध देते हैं और तार और रॉड में बांधने के बाद उस कढ़ाई में डुबो देते हैं। डुबो के फिर निकालते हैं, फिर डुबो देते हैं, ठीक है ना। तो डुबोने के बाद उसको जिस भाग में टेम्परिंग करनी होती है उस भाग को बाहर रखा जाता है। तो तापमान के अनुसार पीछे की गर्मी आगे की ओर बढ़ती है, जिससे वो टेम्परिंग होने लगती है, उसमें नए नए रंग आने लगते हैं। जब इच्छित रंग हमको प्राप्त हो जाता है तो उसको निकालकर पूरी तरीके से ठंडा कर लिया जाता है, ठीक है ना। और हमने बताया इस विधि में क्या एक चीज ध्यान रखना चाहिए, इस विधि में ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हमें उस भाग को आवश्यकता के अनुसार ही गर्म करना चाहिए। अगर अधिक गर्म कर देंगे तो वो क्रैक हो सकते हैं, टूट सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कौन सी किस चीज की टेम्परिंग की जाती है, जैसे स्प्रिंग आज की टेम्परिंग इसमें की जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका लेड बाथ टेम्परिंग के बारे में। तो हमने देखिए आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोग पढ़ा कि हार्डनिंग कैसे होती है। इसका चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, इसका प्रोसेस क्या है, हार्डनिंग के बारे में पढ़ा। हार्डनिंग क्यों की जाती है, स्टील को गर्म करने के बाद क्या होता है, जब हम स्टील को गर्म करते हैं तो क्या होता है, पहले हम देखते हैं हार्डनिंग की। तो पहले हमने पढ़ा हार्डनिंग। हार्डनिंग क्या होती है, किसी भी मुलायम स्टील को घिसने से बचाने के लिए या किसी जॉब आज को काटने के लिए बनाने के लिए क्या किया जाता है, जॉब को हार्ड किया जाता है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा आयरन कट आयरन, अर्थात लोहे को काटता है। तो एक जॉब अगर सॉफ्ट होगा तो दूसरे को हार्ड करना पड़ेगा, तभी वो दूसरे लोहे को काटेगा। तो हार्ड करने की, तो इसलिए हम लोगों ने हार्डनिंग विधि पढ़ी। दूसरा पढ़ा टेम्परिंग। हार्डनिंग से क्या हो जाता है, जॉब हमने पढ़ा कि जॉब को गर्म हुआ ठंडा करने के बाद उसको क्या कर देते हैं, वो भंगुर हो जाती है। जब जॉब को गर्म हुआ ठंडा करते हैं तो गर्म हुआ ठंडा करने के बाद जॉब जो है बहुत कठोर हार्ड हुआ भंगुर हो जाता है। तो भंगुरता के कारण क्या हो जाता है, भंगुर होगा तो उसके कारण लोहा जो है या कोई भी जॉब है वो टूट जाएगा, है ना। तो उस टूटने से बचाने के लिए, भंगुरता को दूर करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा टेम्परिंग के बारे में। कि टेम्परिंग के द्वारा भंगुरता या बिटरनेस को दूर करके जॉब को टफ डक्टाइल बना लेते हैं। किसके द्वारा, टेम्परिंग विधि के द्वारा जॉब को टफ डक्टाइल बना लेते हैं, है ना। फिर हमने पढ़ा कि टेम्परिंग की कौन कौन सी विधियां हैं। तो टेम्परिंग की 4 विधि हम लोगों ने पढ़ी। पहला पॉइंट टेम्परिंग पढ़ी, दूसरा हार्ड प्लेट टेम्परिंग पढ़ी, तीसरा सैंड बाथ टेम्परिंग पढ़ी और चौथा लेड बाथ टेम्परिंग के बारे में पढ़ा। तो ये हो गया हमारे
हार्डनिंग और टेम्परिंग के बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे एनीलिंग कैसे की जाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि हम लोग क्या है ऊष्मा उपचार के बारे में हम लोगों ने टेम्परिंग पढ़ा, लेकिन टेम्परिंग में एक चीज और रह गई है ना, क्या रह गई कि हम लोग बार बार पढ़ते थे कि उसमें ऐच्छिक रंग प्राप्त होने पर उसको हम फिर ठंडा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐच्छिक रंग कैसे मिलते हैं, है ना, तो इसके बारे में जरा ये एक श्रेणी है कैसी। अब देखो लिखा है अलग अलग कार्यों के लिए निम्न सारणी में टेम्परिंग तापमान व कलर दिए हुए हैं, है ना, कि कितने टेम्परेचर पे कौन सा कलर आएगा और उसके लिए कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, माने कौन कौन से टूल्स या उस कलर में कौन से टूल्स को छोड़ा जाता है, उस कलर में छोड़ा जाता है। जैसे टेम्परिंग तापमान देखिए दे रखा है 315 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 315 डिग्री सेंटीग्रेड पे कौन सा कलर आ जाता है, एक हल्का नीला टाइप का कलर आता है। जब हम 315 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान करेंगे तो हल्का नीला करेंगे उसको, अगर उसमें टेम्परिंग करेंगे तो हल्का कलर नीला आ जाएगा। और उसमें कौन कौन से टूल्स हम करते हैं, जैसे नरम धातु पर काम आने वाले कटिंग टूल्स जैसे कोल्ड चीजर, शेयर ब्लेड, बॉन्डिंग डाई, पेचकस और स्प्रिंग, ये सारी चीज हम लोग क्या करते हैं 315 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परिंग करते हैं और उस पे कलर कौन सा आ जाता है, हल्का नीला। ठीक इसी प्रकार अगर हमें गाढ़ा नीला करना है, डार्क नीला से प्योर नीला करना है, तो उसके लिए कितना हमें टेम्परेचर रखना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें 293 डिग्री सेंटीग्रेड 293 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम उसको गर्म करेंगे तो हमारा कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। उसमें कौन कौन से टूल्स आते हैं, जैसे स्पैनर, है ना, स्पैनर सेट जो है वो आते हैं, उनका कलर जो होता है ब्लू कलर का करते हैं। लोहारी के औजार, सूक्ष्म आरी के ब्लेड व चीजल आदि, ये सब ब्लू कलर के लिए हम इन कार्यों को करते हैं। इसके बाद आता है कि अगर हमें गहरा बैंगनी करना है ना, तो उसके लिए कितना डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, 288 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। 288 डिग्री टेम्परेचर पर अगर हम गर्म करेंगे तो कैसा आ जाएगा, जब हम टेम्परिंग करेंगे तो गहरा बैंगनी कलर आ जाएगा। उसमें कौन कौन से टूल्स को हम करते हैं, उसके लिए कार के लिए कौन सी चीज उपयुक्त है, जैसे बड़े चाकू, तलवार, स्पैनर, वाइस के जो जास होते हैं, है ना, वो चक्की, है ना, दिलचक वाली चक्की या लेथ मशीन वाली चक्की, घड़ी की कमानी, ये सब क्या है, ये सब हम लोग करते हैं 288 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो गहरा बैंगनी कलर आ जाता है। अगर हमें प्योर बैंगनी कलर लाना है तो उसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 277 डिग्री 277 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें बैंगनी कलर आ जाता है। उसमें कौन से टूल, जैसे लकड़ी काटने के औजार, है ना, लकड़ी काटने का औजार, चाकू, पेचकस या अन्य टूल्स वगैरह जो हैं वो जो है हम लोग 277 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेंगे तो बैंगनी कलर आ जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, अगर हमें गहरा पुआल माने स्ट्रा, माने जो आप समझ लो हल्का पीला टाइप का होता है, भूसे का कलर देखा है ना, भूसे का कलर जो होता है उसको कहते हैं, ठीक है ना। भूसे का कलर कैसा होता है, हल्का पीला टाइप का होता है। तो वो अगर हमें गहरा पुआल लाना है तो 254 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे, ठीक है ना। 254 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, टेम्परिंग करेंगे तो गहरा पुआल टाइप का कलर आ जाएगा। उसमें कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, जैसे सेंटर पंच, रीमर, टैप, कैंची या डाई आदि, ये जो है जैसे टैप और डाई, ये जो है ये गहरा पुआल कलर था 255 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर हम टेम्परिंग करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है, अगर हमें मध्यम पुआल लाना है तो उसके लिए क्या है 240 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे। 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या क्या होता है, जैसे मिलिंग कटर आ जाते हैं, ट्विस्ट ड्रिल आ गई, रेतियां या फाइल्स आ गई, खराद के चूड़ी काटने के जो टूल्स हैं वो आ गए। लेथ मशीन में जो चूड़ी काटते हैं वो वाले टूल्स जो हैं वो आ जाते हैं कितने, 240 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि वो मध्यम पुआल कलर आ जाता है।
उसके बाद हमें पूरा पुआल का रंग चाहिए, है ना। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम टेम्परिंग करेंगे तो कौन सा कलर आ जाएगा, पुआल का कलर आ जाएगा। उसमें कौन कौन सी चीजें की जाती है, जैसे रेजर ब्लेड, सर्जिकल यंत्र, सर्जिकल माने जो डॉक्टरों वगैरह यूज करते हैं, डॉक्टरों के जो टूल्स होते हैं, औजार होते हैं, वो वाले। तो रेजर ब्लेड, सर्जिकल यंत्र या हथौड़े का फेस वगैरह जो होता है, वो जो है ये 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम टेम्परिंग करते हैं। तो ये हो गया हमारा टेम्परिंग का चार्ट हो गया, इसके बारे में पढ़ा, है ना। ये चीज रह गई थी तो हमने कहा नहीं, ये टेम्परिंग पूरा कंप्लीट ही होना चाहिए। तो इस प्रकार अब हम लोगों का हार्डनिंग और टेम्परिंग खत्म हुआ। अब हम लोग नॉर्मलाइजिंग, एनीलिंग वगैरह ये सब पढ़ेंगे।